नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की व्याकरण। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग गद्य भी पढ़ेंगे, इसके पद्य भी पढ़ेंगे, नाटक भी पढ़ेंगे। हाँ, तो आज से हम लोग व्याकरण शुरू करेंगे। व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी ही नहीं, आप आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भी व्याकरण पूछे जाते हैं। 6th 7th 8th 9th इन सब से बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्याकरण सबसे पहले तो हमारे सामने आया व्याकरण। तो पहले हम ये जान लें कि व्याकरण बनता कैसे है। ये एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, तो व्याकरण बनता है वी आंग क्री प्लस ल्यूट, ये प्रत्यय है। अब इसके बहुत ही गहराई में आप मत जाइए, बस इतना याद कर लीजिए कि वी आंग क्री ल्यूट से व्याकरण बनता है। ठीक है, वी और आंग जो है आपका क्या हो गया, उपसर्ग, क्री धातु, और ये जो निशान है ना, ये धातु का निशान है, क्री और प्लस ल्यूट प्रत्यय, इनसे बनता है व्याकरण। ठीक है, ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 1 नंबर उठा सकता है। तो व्याकरण अनुवाद और रचना कैसे की जाती है, अनुवाद, हाँ, इसकी रचना कैसे की जाती है, ये हम समझेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर आपका है माहेश्वर सूत्र एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। तो माहेश्वर सूत्र देखिए, माहेश्वर से क्या पता चल रहा है, भगवान शिव का सूत्र एवं वर्णों का उच्चारण स्थान। तो माहेश्वर सूत्र जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं, पाणिनि जी जो हमारे संस्कृत के 3 महामुनि कहे जाते हैं। कौन कौन से 3 महामुनि कहे जाते हैं? एक तो पाणिनि, पतंजलि और दूसरे कात्यायन। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये तीनों संस्कृत के आचार्य हैं और इन्हीं से संस्कृत की आधारशिला है, संस्कृत व्याकरण की आधारशिला है। तो पाणिनि महोदय की बहुत ही तपस्या करने पर ये कहा जाता है कि शिव जी अपने डमरू से प्रसन्न होकर के शिव जी अपने डमरू को जब 14 बार बजाए थे, ठीक, 14 बार बजाने के बाद ये माहेश्वर सूत्र उभर के आए थे। पाणिनि जी जब ये डमरू सुने तो ये 14 जो उन्हीं के दिमाग में, ये कह सकते हैं आप, बैठा हो, तो ये 14 वर्णों को, 14 जो है सूत्रों को उन्होंने अपने इसमें जो है लिख करके इसको एक शास्त्र बना दिया है, व्याकरण शास्त्र कहलाया जाने लगा। तो उसी को हम माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। हाँ, तो जब पाणिनि जी ने ये सूत्र, अब स्वतः तो जो है भगवान शिव कोई वो बोलेंगे नहीं श्लोक, तो पाणिनि महोदय ने एक श्लोक के माध्यम से इस सूत्रों को कहा। क्या कहा, कौन सा श्लोक है वो आपके चैप्टर में, आपके इसमें तो नहीं है, लेकिन हाँ जानना चाहिए कौन सा है श्लोक है वो। नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम पंचवारम नौ पंचवारम उद्धर्तु कामासनकादि सिद्धानि तद्विमर्शेषु सूत्रजालम। नित्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम 9 पंचवारम। 9 पंच यानी कि 14 बार उन्होंने ननाद मतलब ध्वनि की, ढक्काम अपने डमरू के जो है अपने डमरू से 14 बार जब जो ध्वनि की, उसी ध्वनि से ये क्या हुआ, उच्चारित हुआ ये 14 सूत्र, उन्हीं को हम माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। एक चीज़ माहेश्वर सूत्र के बारे में और जानना महत्वपूर्ण है, वो क्या कि माहेश्वर सूत्र को और किन किन नामों से जाना जाता है। माहेश्वर सूत्र को एक तो कहते हैं वर्ण समाम्नाय, और दूसरा कहते हैं अक्षर समाम्नाय, और दूसरा क्या कहते हैं, अक्षर समाम्नाय। ठीक है, वर्ण समाम्नाय और अक्षर समाम्नाय। ठीक,
ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में और यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछे जा चुके हैं कि वर्ण समन्वय किसे कहते हैं। ठीक, तो महाशय सूत्र को बोलते हैं। तो ये 14 महाशय सूत्र याद करना बहुत ज़रूरी है और ये आपके पीछे की क्लासेस में भी है 14 महाशय सूत्र। ठीक, तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं और ध्यान से पढ़िएगा आप हमारे साथ में। सब कुछ हिंदी में ही है, संस्कृत में नहीं है। तो भाषा शिक्षा हेतु व्याकरण शास्त्र के अध्ययन को अपूर्व साधन माना गया है। ठीक, यदि हम किसी भी भाषा का ज्ञान करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे लिए व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी भाषा हो, चाहे मराठी हो, गुजराती हो, कुछ भी, तो उसके लिए हमें व्याकरण की ज़रूरत पड़ती है। भाषा में अनेक ध्वनियाँ होती हैं। भाषा में क्या होती है? अनेक ध्वनियाँ होती हैं। ध्वनि जो हम बोलते हैं उससे आवाज़ निकलती है, उसी को हम तो ध्वनि बोलते हैं। इन ध्वनियों के प्रतीक को वर्ण कहते हैं। सही बात है, जैसे हमने बोला क। ठीक, तो ये क्या है? क, ये ध्वनि है। ख, हमने ख, ग, अ, ये सब क्या है? ध्वनि है। अनेक वर्णों के मिलने पर शब्द बनता है। अनेक जब वर्ण मिलते हैं तो उनसे शब्द बनता है। ये आप पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और पढ़ लीजिए कि अनेक वर्णों के मिलने से शब्द बनता है। जैसे राम है तो राम ऐसे थोड़ी बन गया है, राम में र मिला है, आ मिला है, म मिला है, तब न जाके कि राम बना है। हाँ, तो अनेक वर्ण मिले तो शब्द बना और यही शब्द मिल करके एक वाक्य की रचना कर देते हैं। हाँ, अनेक शब्दों के मिलने पर भाषा बन जाती है। वाक्य बनेगा तो भाषा बन गई। भाषा को नियंत्रित करने के लिए ही व्याकरण के नियम बनाए गए हैं। संस्कृत हमारे विश्व की सर्वाधिक समृद्ध और प्राचीनतम भाषा है। सही बात है, संस्कृत हमारी और वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है अति वैज्ञानिक है। हर एक शब्द के पीछे वैज्ञानिकता है। इसे हमारे ही देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी माना जाता है कि संस्कृत का जो व्याकरण है, हाँ, हमारे जो तीनों महामुनि हैं, पाणिनि महोदय, पतंजलि और वात्स्यायन। पाणिनि महोदय जो हैं उन्होंने सूत्रों की रचना की, महाशय सूत्र वगैरह जो उन्होंने बनाए, इसलिए उन्हें सूत्रकार बोला जाता है, पाणिनि जी को। ठीक, पाणिनि महोदय हमारे कौन से तीन मुनि हैं? पाणिनि महोदय हैं, उन्हें सूत्रकार बोला जाता है। फिर दूसरे पतंजलि, उन्हें क्या महाभाष्यकार बोला जाता है। और तीसरे क्या हैं? कात्यायन, उसे वार्तिककार बोलते हैं। ठीक, पाणिनि जी के सूत्रों पर पतंजलि महोदय ने भाष्य लिखा तो उन्हें भाष्यकार बोलते हैं और उन्हीं भाष्य पर इन्होंने क्या किया? वार्तिक लिखी, इसलिए जी इन्हें वार्तिककार बोलते हैं। कात्यायन महोदय को वार्तिककार बोलते हैं। ये बीच बीच में जो मैं बताती जा रही हूँ ना, उसको भी आप नोट आउट करते चलिए। ठीक, वो आपके आगे बहुत काम आएगी। संस्कृत व्याकरण को महाशय शास्त्र कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण को क्या कहा जाता है? महाशय शास्त्र कहा जाता है। माहेश्वर का अर्थ क्या है? शिव जी, ये तो सबको पता है। पाणिनि की उपासना से प्रसन्न होकर शिव जी ने 14 बार अपना डमरू बजाया, ये हम आपको बता चुके हैं। उसमें जो ध्वनि निकली वह 14 सूत्रों के रूप में है। 14 महाशय सूत्र निम्नलिखित हैं। इसको आप 14 महाशय सूत्रों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से उच्चारित करिए और इसको कंठस्थ कर लीजिए। ठीक, पहला क्या है? अ इ उ ऋ ऋ ऋ ए औंग ए औच ह य वरट लड़ यमंगर्णम झबगई झभई घडदश जबगडदश खफ छठत चटतव कपय शससर हल। ठीक, अब इसमें देख लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण, इससे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं। तो बच्चों, स्वर 9 होते हैं। संस्कृत में स्वर 9 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। कैसे होते हैं वो आप आगे देखेंगे। स्वर 9 होते हैं। अ इ उ ऋ ऋ ए ओ आई औ ओ औ, ये क्या है? स्वर हैं, 9 स्वर हैं। ठीक, इन्हें हम अच भी बोलते हैं, या आप अच कह लीजिए या आप स्वर कह लीजिए।
और 33 व्यंजन हैं। ठीक, क्या है? 33 व्यंजन हैं। वर्ण एवं प्रत्याहार। अब इन्हीं 14 सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। और कैसे बनाए जाते हैं ये आपको पता है, क्योंकि आप पीछे की कक्षा में पढ़ चुके हैं। और फिर मैं फिर भी बताऊंगी आपको। वर्ण विचार। देखिए, वर्ण विचार, वर्ण का अर्थ अक्षर या ध्वनि है, या आप देख चुके। वर्ण मतलब अक्षर या ध्वनि, क बोलिए या अ बोलिए, दोनों क्या है? वर्ण है। और इन्हीं को हम ध्वनि भी कहते हैं। एक क्वेश्चंस यहाँ भी हो सकता है कि मान लीजिए ऐसे आ गया कि क अ इनमें से ध्वनि क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये तो वर्ण है। नहीं, ये ध्वनि भी है। मुख से निकली हुई उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसका विभाग न हो सके। इस क जो है ये क्या है? व्यंजन है। क क्या है? व्यंजन है। इसका विभाग हो सकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, और ये इसका विभाग हो सकता है अ का? बिल्कुल नहीं। तो न क का विभाग हो सकता है, न ही अ का विभाग हो सकता है। जैसे अ, ई, उ, क, च, ट, त इत्यादि। संस्कृत में स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में स्वर और व्यंजन, ये समझ लीजिए आपकी पुनरावृत्ति ही है, क्योंकि क्लास 6 में भी दिया हुआ है, 7th में भी है, 8th में भी है। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। स्वर यानी अच, स्वर यानी अच। जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे हम स्वर कहते हैं। ये 3 होते हैं। स्वर किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसमें अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे कि हमने बोला अ, अ एक स्वतंत्र है, इसको बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाएगी। लेकिन जब हम बोलेंगे क, अब ये क्या है? ये क, ये अभी अधूरा है, ये क है, इसको हम कैसे बोलते हैं? क। लेकिन जब हम इसमें अ मिला देंगे तब ये बन जाएगा क। ठीक, क बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? क। ठीक है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है भाई? तो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत क्या है? ह्रस्व स्वर देखिए क्या है? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। अब इस मात्रा से आप घबराइए नहीं, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। मात्रा से तात्पर्य है कम समय लगे। ठीक, जैसे हम ये 5 हैं, ह्रस्व स्वर हमेशा ये 5 हैं। अ, ई, उ, री, री। अ, ई, उ, री, री। इसको बोलने में कितना कम समय लग रहा है? वही उसी प्रकार से दीर्घ स्वर, जिसको बोलने में 2 मात्रा अर्थात एक मात्रा से ज़्यादा समय लगे, ह्रस्व से ज़्यादा समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर है, जिसमें से आपका जो ए, ऐ, ओ और औ, ये जो 4 स्वर हैं ये हमेशा दीर्घ ही होते हैं। ठीक, देखिए आ का होता है ना अ, आ का ह्रस्व होता है अ। ई का ह्रस्व होता है ई। उ का ह्रस्व होता है उ। री, इस री का ह्रस्व होता है री। लेकिन इन चारों का ह्रस्व होता है? बिल्कुल नहीं होता है। और री का तो दीर्घ होता ही नहीं है, री हमेशा ह्रस्व होता है। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये जो री है, री ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर है, इसका दीर्घ नहीं होता है। ठीक, ये हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि री का दीर्घ क्या है। आपको हमेशा एग्जाम में कंफ्यूज कर दिया जाएगा, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। री सिर्फ ह्रस्व स्वर है, दीर्घ इसका नहीं होता है। उसी प्रकार से ए, ऐ, ओ, औ का औ दीर्घ स्वर है, इसका ह्रस्व नहीं होता है। ठीक, ए, ऐ, औ दीर्घ स्वर है, इसका ह्रस्व नहीं होता है। और बाकी
कि ह्रस्व भी होते हैं और दीर्घ भी होते हैं। अब देखिए प्लुत, ये प्लुत क्या है? जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बाद ये 3 का अंक बना दिया जाता है। ठीक, जैसे ओम, जब ओम का उच्चारण करते हैं तो बहुत खींच के बोलते हैं ना, तो वो दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है बोलने में। ओम, आप बोल के देखिए, ओम। सिर्फ आप ओम तो एक बहुत ही बेस्ट उदाहरण है प्लुत स्वर का, लेकिन यदि गांव वगैरह में आप देखेंगे तो लोग कितना खींच के बोलते हैं। जैसे किसी भी बच्चे को पुकारना है तो बोलेंगे रमुआ, कितने खींच के बोलते हैं कि आ जाओ। तो वो क्या है? वो भी क्या है? प्लुत स्वर है। अब स्वर के ज्ञान के लिए छात्र छात्राएं निम्न श्लोक कंठस्थ करें। यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो ये श्लोक याद कर लीजिए हमेशा। वैसे ये श्लोक याद करेंगे तो आप किसी भी जगह भी बोल सकते हैं, तो बोलने में भी अच्छा लगेगा और इम्प्रेशन भी बढ़ता है। एकमात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। हाँ, एकमात्रो भवेत, एकमात्र होता है ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और द्विमात्रा में दीर्घ उच्चारण की जाती है। ठीक, त्रिमात्रस्तु प्लुतो, और 3 मात्रा में प्लुत ज्ञेयो जाना जाता है। व्यंजन च अर्धमात्रिकम, और व्यंजन को अर्धमात्रा में। ठीक है, और व्यंजन किस में करते हैं? अर्धमात्रा में। क, ये क्या है? इस नीचे क्या है लगा है? हलंत लगा है। ये क्या है? व्यंजन है, और ये अर्धमात्रिक कहलाता है। व्यंजन हमेशा अर्धमात्रिक होता है। ये है, ये याद रखिएगा। व्यंजन हल, व्यंजन को क्या बोलते? जैसे कि स्वर को हम बोलते हैं अच, या अच क्या है आपका? प्रत्याहार है। अच क्या है? प्रत्याहार है। उसके अंदर आते हैं ना अ, इ, उ, ऋ, ऋ, क, ऐ, औच, ऐ, औच। तो अंतिम वाला वर्ण नहीं लिया जाता है, उसको हम पुकारते हैं अच। उसी तरह से हल, हल है, हल में आते हैं आपके सारे व्यंजन, सभी व्यंजन आपके हल में आ जाएंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन कहते हैं। अब देखिए क, अब आप कहेंगे बार बार मैम क को क्यों ले रही हैं? अब क ही आ जाता है, स्टार्टिंग वर्ड है तो क। अब इसको हम झटके से बोलेंगे, क्यों? क्योंकि इस नीचे हलंत लगा है क। अब जब हम इसमें अ मिला देंगे तो ये बन जाएगा क, तो लेनी पड़ी ना स्वर की सहायता, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और इसको हम कहते हैं स्वर कहते हैं। अब ये क, ये जो व्यंजन है ये बना है, स्वर और व्यंजन मिल के बना है ये क। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 4 प्रकार के, स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ और संयुक्त। आगे की क्लासेस में चल के ये व्यंजन, अभी आपकी क्लास में ये 4 प्रकार के हैं, आगे की क्लासेस में जब आप जाएंगे तो ये व्यंजन 3 प्रकार के हो जाएंगे। मुख्य रूप से व्यंजन ये 3 प्रकार के, स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ, और ये संयुक्त व्यंजन एक्स्ट्रा समझ लीजिए। यदि मुख्य रूप से पूछा जाए तो व्यंजन 3 कहते हैं, और कुल पूछा जाता है तो ये 4 हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। लेकिन आपके कोर्स में ये 4 हैं, तो आप हमेशा ये 4 ही मान के चलिए, 4 ही रखिए कि व्यंजन कितने होते हैं? 4 प्रकार के हैं, स्पर्शी, ऊष्म, अंतस्थ और संयुक्त व्यंजन। अब ये व्यंजन हैं कौन कौन से? चलिए देख लेते हैं भाई। देखिए स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। इनकी संख्या 25 होती है। ना हो तो आप इसको, इसीलिए तो इसको वैज्ञानिक बोलते हैं संस्कृत भाषा को। आप क वर्ग को उच्चारित करके देख लीजिए, क, ख, ग, घ, अंग। इसमें कंठ की सहायता ली जा रही है। ठीक, इस वजह से इसको कंठस्थ भी बोलते हैं, कंठ स्वर भी बोलते हैं। च वर्ग देखिए, च,
छ ज झ इया, ये जीभ तालू से छुआ रही है इसलिए इसको ताला वे बोलते हैं। ट ट ठ ढ ढ अण, ये क्या है? मूर्धा है। ट वर्ग क्या है? मूर्धा है। इसको मूर्धन्य मूर्धन्य भी बोलते हैं। ठीक, ये क्यों? क्योंकि जीभ जो है मूर्धा से छुआ रही है, इस वजह से इसको मूर्धन्य बोलते हैं। क्या है ना, मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श होता है, इसी कारण से इसको स्पर्शी व्यंजन कहे जाते हैं ये। अब त वर्ग को देखिए, त थ द ध न, इसको किसी भी प्रकार से आप बोलेंगे दांत इसमें टच करेगा ही करेगा, इस वजह से इसे दंत व्यंजन बोलते हैं। प वर्ग, अब प तो स्पष्ट है आपका कि जब आप प फ ब भ म बोलते हैं तो ओठ आपके दोनों स्पर्श होते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं आपका महत्वपूर्ण है? 25 होते हैं। क वर्ग च वर्ग, इसके उच्चारण स्थान भी आप लर्न करेंगे, आगे आपका उच्चारण स्थान भी होगा। दूसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन देख लीजिए, ऊष्म व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होता है कि वायु जब आप बोलेंगे ना ऊष्म व्यंजन तो वायु बाहर निकलती है। इनकी संख्या 4 है। क्या है? श स स ह, श स ह, ये क्या है? आपका ऊष्म व्यंजन है। आप इसको बोल के देखिए, गर्म वायु बाहर निकलती है तो इसे हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। य र ल व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इसे हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि य र ल व क्या है? इसे हम अर्ध स्वर, ठीक है बच्चों, ये आप नोट आउट कर लीजिए कि य र ल व को अर्ध स्वर भी बोलते हैं। तो य र ल व क्या है? अंतस्थ व्यंजन, ये अंदर से बोले जाते हैं। आप देखिए, ऐसा लगेगा आपको अंदर से ध्वनि निकल रही है, य र ल व। और ल को देखिए लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन को हम ल बोलते हैं। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, लुंठित व्यंजन क्या है? तो लुंठित व्यंजन ल है। अर्धस्वर य र ल व को अंतस्थ व्यंजन और अर्धस्वर भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब दो वर्ण मिल के बने, दो जब मिल जाए, संयुक्त हो जाए, तो उस व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? इन संयुक्त व्यंजनों में 3 की ही गिनती की जाती है और बाकी की नहीं। 3 कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ। देख लीजिए, ये क और श, ये क और श मिलकर के क्या बन गया? क्ष। क्या होता है कि देखिए क अर्ध है, ठीक, ये श मूर्धन्य श है, ये भी अर्ध है, इसमें मिला अ, ठीक। तब जब ऐसे बन गया तो श में अ मिल गया, क्या हो गया? क प्लस श, ये हो गया। अब ये मिलकर के दोनों बन गए श। अब ये मत समझिएगा कि श जो है सिर्फ ऐसे ही लिखा गया ना, श में अ मिला हुआ है, तो क और श मिलकर के बनता है क्ष। उसी तरह से त और र मिलकर के बना त्र, ज और य मिलकर बना ज्ञ। ये आप याद कर लीजिए कि कौन से व्यंजन किस से मिलकर के, किन वर्णों के मिलने से बनते हैं। अब आगे इन्हें भी देख लीजिए, यह आपके व्यंजनों में नहीं है लेकिन आपके व्यंजनों के भाग हैं। अनुस्वार, अनुस्वार, ये देखिए, अनुस्वार वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। क, न, श इत्यादि उसके हम नाक के बल बोलते हैं, इस वजह से इसको हम अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग, इस 2 बिंदी को हम विसर्ग बोलते हैं। अनुनासिक, जो चांद बिंदी होती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। क वर्ग से प वर्ग तक सभी वर्णों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। अंग, हाँ, च च च इय, ट ट ट आण, त थ थ न और प फ ब भ म, ये 5 वर्ण क्या बोले जाते हैं? अनुनासिक बोले जाते हैं। ठीक है।
अब ये आगे वर्णों का उच्चारण स्थान हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, अब जितना मैंने पढ़ाया है आप इसको एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, और जो नोट आउट कर सकने वाले आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सके जिसमें आप उसको नोट करते हुए चलिए। हाँ, अपनी नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि आप जब आगे जाएंगे तो वही नोट्स आपके काम आएंगे। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए, और आगे की वीडियोस भी आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं जो आगे की वीडियोस डालूँगी वो आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक।